गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बच्चों हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया हुआ है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज जो हम करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आईआर आईआर यानी इन द सेंस की जो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे 5 फैक्टर हैं मेनली, जिसमें हमने पहले करना है वाइब्रेशनल कपलिंग। तो हम कर रहे हैं, टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा है वाइब्रेशन कपलिंग। सही बात है, वाइब्रेशन कपलिंग से क्या होगा, आपकी आईआर वैल्यू जो है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है CH कि कार्बन के पास जो CH है उसकी वैल्यू जो आती है 3040 सेंटीमीटर इनवर्स आती है। बट जो CH2 होता है उसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी होती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जो फ्रीक्वेंसी आती है अप्रोक्सीमेट 2856 एंड जो एसिमेट्रिक जो आती है वो आती है 2926। तो इन दोनों की क्या होता है, वाइब्रेशन कपलिंग की वजह से इनकी जो मेनली जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इतनी आती है, मेरी दोनों की वजह से। तो सेम NH2 है हमारा, सेम NH2, ठीक है। इसमें भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। अगर हम इसकी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी देखें, ठीक है, वो मिलते हैं हमें 330 सेंटीमीटर इनवर्स, और एसिमेट्रिक जो मिलती है हमें वो मिलती है हमें 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो वाइब्रेशन कपलिंग आर ड्यू टू किसकी वजह से आता है, व्हेन द सेंटर एटम इज कनेक्टेड टू सिमिलर एटम। बिल्कुल सही बात है। वाइब्रेशन कपलिंग वाइब्रेशन कपलिंग कब होगी, वाइब्रेशन कपलिंग कब होगी, जब आपका सेंटर एटम कनेक्टेड टू सिमिलर एटम, सेंटर एटम कनेक्टेड टू सिमिलर एटम। तो इस तरह से जो होगी उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल कपलिंग। तो समझ में आ गया। तो वाइब्रेशन कपलिंग आर ड्यू टू व्हेन द सेंटर एटम इज कनेक्टेड टू सिमिलर एटम इन सेकेंडरी अमीन देयर इज ओनली वन बैंड पीक। उसके अंदर ओनली वन ही पीक आती है सेकेंडरी अमीन के अंदर, जबकि आपने देखा होगा कि प्राइमरी अमीन के अंदर क्या होते हैं, 2 पीक्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, 2 बैंड दिखाई देते हैं। सेम NO2 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो NO2 में भी एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, यानी हर किसी के अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आपको स्ट्रेचिंग मिलती है। उसको हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन कपलिंग। क्या होती है, अगर आपका सेंटर एटम इज कनेक्टेड टू सिमिलर एटम से कनेक्टेड होगा तो तभी तो आप उसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है NO2। NO2 के अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, एसिमेट्रिक 1550 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। हर किसी के अंदर मतलब आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाइब्रेशन कपलिंग मेनली यही चीज है, इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी बताओगे आप। एंड वाइब्रेशनल कपलिंग क्या होती है, ड्यू टू व्हेन सेंटर एटम इज कनेक्टेड टू टू सिमिलर एटम। दो सिमिलर एटम से क्या करेगा, वो कनेक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल कपलिंग। इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है कौन कौन बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये मेरे एटम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है इंटरमोलिकुलर, एक है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर और दूसरी कौन सी होगी बेटा, इंट्रामोलिकुलर। अब इसमें एक तो क्या होता है, जो इंट्रामोलिकुलर होती है वो तो होती है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, और ये जो इंटरमोलिकुलर होती है ये होती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ठीक है।
तो मेनली क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर आप अपने जैसे इसकी सपोज करो, इसकी जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी है वो सपोज करो इतनी आ रही है, 2850 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है, तो इसके अगर आप इसको डाइल्यूट भी कर दोगे या कुछ भी कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। बट इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, अगर आप डाइल्यूट कर दोगे सॉल्यूशन को तो क्या करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक OH ग्रुप है, फिनोल है, OH ग्रुप किसके अंदर होगा, फिनोल के अंदर और अल्कोहल के अंदर होता है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अगर वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अगर आपका अल्कोहल, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितने पे आती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड की, ठीक है। मैंने पिछली बार भी लिखवाया था आपको, कितने बताया था मैंने, 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, 3350 सेंटीमीटर इनवर्स। बट यदि फ्री OH बॉन्डेड है, फ्री OH है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया आपका जो फिनोल है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। बट जो आपका फ्री जो OH है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है देन कितनी, 3650 से 3600 से मैंने आपको लिखवाया था 3400 के आसपास, ठीक है। ये हमारी क्या है, फ्री OH की पीक होती है। फॉर एग्जाम्पल या फिर जैसे कुछ भी है, अगर आप 1% सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटेनॉल, 1% सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटेनॉल, तो उसमें कहता है कि 2 बैंड्स फॉर OH, 2 बैंड्स फॉर OH हमें दिखाई देते हैं 1% सॉल्यूशन ऑफ ब्यूटेनॉल, क्योंकि जो 1% ऑफ सॉल्यूशन ब्यूटेनॉल है वो, उसका मतलब क्या है, सिर्फ उसके अंदर अल्कोहल 1% है, बाकी सारा क्या है, वाटर है। तो वो अल्कोहल आपका कैसा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड हुआ, वो अल्कोहल कैसे हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास कोई भी अल्कोहल है उसमें आपने क्या डाला है, वाटर डाला हुआ है, क्योंकि 1% सॉल्यूशन कह रहे हैं, डाइल्यूट किया हुआ है, बाकी सारा क्या है, ठीक है। इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला अल्कोहल है, तो उसलिए उसकी जो पीक आएगी वो इस रेंज में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट यदि वो क्या है, फ्री बनाएगा, फ्री होगा तो उसकी इतने पे आएगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, अब इसमें एक चीज और आती है कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, उसमें आपको, इसमें फ्री वाले में आपको क्या मिलती है, ये पीक मिलती है, थोड़ी सी ब्रॉड पीक मिलती है। फ्री वाले में आपको क्या मिलती है, ब्रॉड पीक मिलती है। ब्रॉड पीक क्यों मिलती है और उसमें शार्प पीक क्यों मिलती है, तो फ्री वाले में क्या होते हैं, कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं। ध्यान रखना, मेरी बात से ध्यान सुनो। क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें एक ब्रॉड पीक क्यों मिलती है जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में हमें शार्प पीक मिलती है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करता, तो उसके अंदर कई क्या होते हैं, कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, और एसोसिएट करने पर वो आपको इस वजह से एक क्या मिलती है, एक ब्रॉड पीक मिलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है व्हाई वी ऑब्जर्व द ब्रॉड पीक, तो मैंने आपको बताया है OH ग्रुप में भी एसोसिएशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप के जो भी है एग्रीगेट लाइक डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर में हो जाते हैं, एंड नंबर ऑफ एग्रीगेशन इंक्रीज विद, नंबर ऑफ एग्रीगेशन क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं विद कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे उतना नंबर ऑफ अल्कोहल क्या होंगे, इंक्रीज कर, एंड ईच एग्रीगेट विल एब्जॉर्ब ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बट सेवरल पीक स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस एंड दे कोलैप्स। मतलब आपने ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसमें ब्रॉड ब्रिक क्यों आती है OH के केस में, ठीक है। दूसरा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किस किस में एग्जिस्ट कर सकती है आपको पता है, वो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता सकते हो, ठीक है, और कई सारे हैं, ठीक है। इसके बाद है अमीन है, कौन कौन, इनोलेट हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, दिखा देता मैं एग्जांपल।
इनोलेट, ये CO, ये CH, ये COR, आपको पता है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर इनके बीच में इस तरह से बन जाता है स्ट्रक्चर आपका। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये आ जाता है आपका OH। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दिखा सकते हो, ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी आती है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। मिथाइल एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक इंट्रामोलिकुलर होती है, एक इंटर, मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दे एग्जिस्ट एज ए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से, RCOOH, तो इधर भी डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका यहाँ पे है, मैंने लगाया, सपोज करो C तो लगा दिया ना, ROH, और ये आपका R। इस तरीके से दिस इज द डाइमर फॉर्म में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अमाइंस है, अमाइंस के अंदर आपको जो पीक मिलेगी वो थोड़ी सी OH में बॉन्ड कैसी मिलती है आपको, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मिलती है, जबकि NH के अंदर आपको क्या मिलती है, शार्प बैंड मिलता है। यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन NH और OH में शार्प बैंड मिलता है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर हमें ब्रॉड पीक मिलती है, ऐसा क्यों? नाइट्रोजन हैज ए वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, सो इन ऑक्सीजन देयर आर नंबर ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा खींच के रखेंगे मॉलिक्यूल को, सो देयर विल बी ए ब्रॉड बैंड, बट इन नाइट्रोजन देयर विल बी नो एग्रीगेशन, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर क्या मिलेगा आपको, शार्प पीक मिलती है। आया समझ में? कहता है OH की ब्रॉड पीक मिलती है और NH की क्या मिलती है हमें यहाँ पे, शार्प पीक मिलती है, ऐसा क्यों? कहता है कि डिफरेंस आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, और अल्कोहल मॉलिक्यूल को सबको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी, जबकि नाइट्रोजन की उतनी कम, उतनी ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से क्या करेगा, उसकी जो शार्प पीक है वो नाइट्रोजन की शार्प पीक आती है, बस ये ध्यान रखो। इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं जो IR स्ट्रेचिंग को अफेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू किसके थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होती है, बट उनकी बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है, बट बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, फिक्स रहती है, पोजीशन क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, डू नॉट चेंज। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है, ये थोड़ा परमानेंट होता है। बट जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो आपके पाई बॉन्ड के थ्रू होता है, और इसमें क्या होती है, जो पाई बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। आपके पास एक ये एल्डिहाइड है, ये CH3 लगा दिया गया है, और ये कीटोन लगा दिया गया है। हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस CO की है, जितना बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CO का, उतनी उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब IR जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब
देखो क्या हो रहा है, सपोज करो इसकी कितनी है, यहाँ पर मैंने 1750 सेंटीमीटर है भाई, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स है इसकी, ठीक है। और ये जो CH3 है ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा, तो इनकी वैल्यू थोड़ी सी और कम आएगी। यहाँ तो दो ग्रुप लगे हुए हैं, वो तो और बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक कर देंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1740, इसलिए इसकी वैल्यू 1715, यानी कीटोन की जो वैल्यू आती है नॉर्मल स्टैंडर्ड की, वो हम 1715 लेके चलते हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इनकी वैल्यू ज्यादा क्यों है। हाँ, अगर हम क्या करें, इन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना स्टार्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या करेगी, जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये CH2Cl लग गया है, CO, और इधर भी मैंने CH2Cl लगा दिया है, ठीक है। अगर एक लगाऊंगा CH3 तो वैल्यू आएगी 1725, इंक्रीज कर गई है, ठीक है। अगर एक Cl लगा हुआ है, अगर आप यहां पर भी दोबारा से एक Cl और लगा दो तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 1740। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उनकी जो IR की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, होगा सेम फैक्टर ही है, वही प्लस आर माइनस आर का ही है। अगर आपके पास कोई एसीटोन है, मिजोमेरिक इफेक्ट कर रहे हैं अब हम, CH3COCH3 है, इसकी कितनी थी, 1715 थी, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ थोड़ा कंजुगेशन सिस्टम लगा दे हम, CH3CO और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखें तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू आती है 1690, ये आ जाती है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। रीजन क्या हो गया, कंजुगेशन की वजह से। सेम COCH3 है, अब बताओ इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या करेगा, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इनकी भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट 1690 सेंटीमीटर इनवर्स है अगर कंजुगेशन में है। हाँ, अगर इन पर आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो या इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, अगर आप इन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो फिर तो वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए तो वैल्यू को और क्या कर देंगे, वो वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे CO की वैल्यू को, ये ध्यान रखना है। तो तभी तो ये जो वेरिएशन आता है अमाइड में, कार्बोक्सिलिक में, कीटोन में, एल्डिहाइड में, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तभी तो एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड की सबसे ज्यादा लिखवाई गई है 1810, फिर एसिड क्लोराइड की 1800, और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो 1760 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी। एस्टर की है 1735, एल्डिहाइड की 1720, एंड कीटोन की है 1715, कार्बोक्सिलिक की 1710 एंड अमाइड की 1690। इसके बाद जो बॉन्ड एंगल है और फील्ड इफेक्ट है, ये दो फैक्टर रह गए हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।